एक नगरी में राजा सोम और उनकी बहुत ही सुंदर रानी अनुष्का रहते थे। दोनों के बीच बहुत गहरा प्रेम था। एक दिन की बात है कि राजा रानी अपने बगीचे में बैठे हुए थे। कुछ हंसी मजाक की बातें कर रहे थे कि आम के पेड़ पर एक कबूतर का जोड़ा आकर बैठ जाता है। अचानक उन पक्षियों पर राजा और रानी की नजर पड़ जाती है। दोनों कबूतरों को देखकर राजा रानी से पूछता है, हे प्रिय रानी, क्या तुम बता सकती हो कि इन दोनों पक्षियों में दोनों नर हैं या मादा? राजा के इस प्रकार पूछने पर रानी कहने लगी कि महाराज, कैसी बातें करते हो? जोड़ा तो अक्सर नर और मादा का ही होता है। इनमें एक पक्षी नर और दूसरा मादा है। राजा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि रानी, यह जरूरी नहीं है कि ये दोनों नर और मादा ही हों। दोनों नर भी हो सकते हैं, दोनों मादा भी हो सकते हैं। हो सकता है ये दोनों पक्षी भाई भाई हों। रानी कहने लगी, नहीं महाराज, ये दोनों नर और मादा ही हैं। मुझे लगता है कि आपको पक्षियों की ठीक से पहचान नहीं है। राजा बोला, नहीं, यह दोनों नर ही हैं। इस प्रकार राजा और रानी के बीच उन दोनों पक्षियों को लेकर बहस होने लगी। राजा ने कहा कि ये दोनों नर हैं और रानी कह रही थी कि ये दोनों नर और मादा हैं। जब दोनों के बीच इसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई तो बहस ही बहस में दोनों के बीच शर्त लग जाती है। राजा ने कहा, ठीक है, अगर यह दोनों नर निकले तो मैं तुम्हें देश निकाला दे दूंगा, और यदि ये नर और मादा हुए तो मैं 14 साल के लिए स्वयं देश निकाला ले लूंगा। दोनों में शर्त लग जाती है। राजा ने तत्काल एक शिकारी को बुलाया और शिकारी से कहा कि तुम इस पेड़ पर बैठे हुए इन दोनों पक्षियों को अपने जाल में फंसाओ। उधर राजा पक्षियों के विशेषज्ञ को बुलाता है और उससे कहता है कि तुम्हें यह बताना है कि ये दोनों पक्षी नर हैं या मादा। उसने कहा, ठीक है। महाराज, इधर शिकारी अपना जाल डालकर उन दोनों पक्षियों को पकड़ता है। रानी अनुष्का जानती थी कि ये दोनों पक्षी नर और मादा हैं। उसने बड़ी चतुराई से उन पक्षियों के विशेषज्ञ को अपने पास बुलाया और उसके हाथ में 100 स्वर्ण मुद्राएं रखते हुए कहा कि मैं महाराज से बहुत प्रेम करती हूं और महाराज के बिना यह राज भी नहीं चल सकता। इसलिए मैं चाहती हूं कि शर्त में तुम्हें राजा को ही जिताना होगा। यदि मुझे वनवास होता है तो महाराज राज्य का संचालन ठीक ठाक करते रहेंगे, और यदि महाराज 14 साल के लिए वनवास चले जाते हैं तो यह राज्य फिर राजा विहीन हो जाएगा। और कहते हैं कि जिस राज्य का कोई राजा नहीं होता वहां अराजकता फैल जाती है। राजा का खौफ न होने के कारण चोर डाकू प्रजा पर अत्याचार करने लगते हैं। इसलिए तुम्हें झूठ बोलकर महाराज को ही जिताना है। पक्षियों के विशेषज्ञ ने कहा कि ठीक है महारानी, हम ऐसा ही करेंगे। वो शिकारी उन दोनों पक्षियों को पकड़ कर लाता है और राजा रानी के सामने छोड़ देता है। तब राजा ने उन पक्षियों के विशेषज्ञ से पूछा, बताओ इन दोनों में क्या फर्क है? ये दोनों नर हैं या मादा, या फिर दोनों नर हैं? पक्षियों का विशेषज्ञ तो पहले से ही रानी से 100 स्वर्ण मुद्राएं ले चुका था, अर्थात दोनों पक्षियों में एक नर था और एक मादा थी। रानी के कहने के अनुसार अब उसे झूठ बोलना था, सो वह कहने लगा, महाराज, ये दोनों पक्षी नर हैं। राजा को क्या पता था कि पक्षियों का विशेषज्ञ राजा से झूठ बोल रहा है। राजा को जब पता चला तो उसकी बात ठीक निकली तो राजा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ और एकदम से अपनी पत्नी से कहने लगा कि रानी, तुम बहुत घमंडी हो, तुमने मेरी बात नहीं मानी। वचन के अनुसार तुम शर्त हार गई हो। अब मैं तुम्हें देश निकाला दे रहा हूं। रानी ने महाराज के लिए उन पक्षियों के जानकार से झूठ बुलवाकर देश निकाला तो ले लिया, लेकिन वह अंदर ही अंदर बहुत रोने लगी, सोचने लगी,
अब मुझे अपने महाराज से अलग होना पड़ेगा। रानी ने राजा से निवेदन किया कि महाराज, आप मुझे देश निकाला मत दीजिए। इस समय मैं ठीक हालत में नहीं हूं। मेरे 3 माह का गर्भ है। आप जानते हो मैं इस गर्भ को लेकर के कहां जाऊंगी। लेकिन राजा ने रानी की बात पर ध्यान नहीं दिया। राजा कहने लगा, रानी, अब तुम्हें शर्त के अनुसार यह महल छोड़कर जाना होगा। राजा ने जल्लादों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि तुम रानी को ले जाकर राज्य से बाहर जान से मार देना। क्यों? हमारी रानी ने 2 नियमों का उल्लंघन किया है। पहले तो यह शर्त हार गई और दूसरी, इसने राजाज्ञा का उल्लंघन किया है। जल्लाद महारानी अनुष्का को लेकर चल देते हैं और चलते चलते राज्य की सीमा से बाहर निकल जाते हैं और एक घने जंगल में जाकर के महारानी अनुष्का को मारने पर विचार बनाते हैं। इधर महारानी अनुष्का मन में विचार करती है कि हे भगवान, अब मेरे प्राण कैसे बचेंगे? मैं किस तरीके से अपनी रक्षा कर पाऊंगी? उन जल्लादों में से एक जल्लाद कहने लगा कि हे महारानी जी, राजा के आदेशानुसार अब हम आपको मारेंगे, हमें क्षमा कर देना। तभी उनमें से दूसरा जल्लाद कहने लगा, क्या बोल रहा है भाई तू? हमने महारानी का नमक खाया है। इतने दिनों तक महारानी ने हमें अपने पुत्र की तरह रखा है। क्या हम ऐसी महारानी को मार सकते हैं? हमने आज तक न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा है, कितने लोगों की मौत का पाप अपने सिर पर लिया है। आज एक पुण्य का कार्य कर देते हैं। तीसरा जल्लाद उसकी हाँ में हाँ मिलाकर कहता है, बात तो तुम्हारी ठीक है। महारानी को मारकर हम बहुत बड़ा पाप करेंगे। क्यों न हम महारानी को मारने की बजाय इसी वन में जीवित छोड़ देते हैं और किसी तरह से राजा को समझा देंगे कि हमने रानी को मार दिया है। इस प्रकार जल्लादों ने आपस में सलाह की और महारानी को पूरी बात बताई। जल्लादों ने कहा कि राजा ने हमें आपको मारने का आदेश दिया है, लेकिन हम आपको मारेंगे नहीं। आप अपने वस्त्र उतार कर हमें दे दो। हम उन वस्त्रों को किसी जीव के रक्त में भिगोकर राजा को दिखा देंगे। तो जैसे ही जल्लादों ने महारानी से यह बात कही तो महारानी ने तुरंत एक वृक्ष की आड़ में जाकर अपने वस्त्रों को उतार दिया। महारानी के कपड़े लेकर जल्लाद वहां से चले जाते हैं और कुछ दूर आगे जाकर उन्होंने विचार किया कि इन कपड़ों को किसी जीव के खून में रंगना है। वहां से कुछ दूर चलने पर उन्हें एक हिरण मिल जाता है। जल्लादों ने उस हिरण का शिकार किया और उसके रक्त में महारानी के कपड़े रंगने के बाद राजा को लाकर दिखा देते हैं और बता दिया कि महारानी को मार दिया गया है। महारानी की मृत्यु की खबर सुनकर राजा सोम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। राजा तो अपने राजकाज में व्यस्त हो जाता है। उधर बेचारी महारानी गर्भावस्था में निर्वस्त्र झाड़ियों में छुप छुप कर अपना समय काट रही थी। भूख लगने पर वृक्षों के पत्ते और फल खा लिया करती थी। इसी तरह महारानी के उस सुनसान जंगल में 10 से 15 दिन बीत जाते हैं और दुखियारी की जंगल में कोई देखभाल करने वाला नहीं था। पर कहते हैं ना कि भगवान भी ऐसे लोगों को कुछ ना कुछ मदद जरूर भेजता है। तो एक दिन की बात है, राजा भोज शिकार खेलने के लिए वन में आते हैं। शिकार खेलते खेलते राजा भोज उसी वन की ओर चले आते हैं जिस वन में रानी अनुष्का रहती थी। रानी अनुष्का वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी। बेचारी उस समय निर्वस्त्र अवस्था में थी। तभी अचानक से उसने घोड़े की चलने की आवाज आई तो वह तुरंत घनी झाड़ियों के बीच जाकर छुप जाती है। उधर राजा भोज को उन झाड़ियों के बीच में से कुछ आहट सुनाई देती है। तो राजा ने सोचा कि जरूर इस घनी झाड़ियों में कोई मृग या सूअर होगा। राजा भोज ने अपने सैनिकों से कहा कि इस झाड़ी को चारों ओर से घेर लो, इसके अंदर कोई शिकार मालूम पड़ता है। राजा के सैनिकों ने फौरन उस घनी झाड़ियों को घेर लिया। अपने चारों तरफ तीर तलवार लेकर खड़े सैनिकों को देखकर रानी अनुष्का घबरा जाती है। रानी सोचती है कि आज तो ये मुझे शिकार समझकर मार डालेंगे। यही सोचकर रानी अनुष्का ने आवाज लगाई कि भाइयों, मैं आपका शिकार नहीं हूं, मैं एक दुखी लाचार स्त्री हूं। मुझ दुखिया को मारकर आपको क्या मिलेगा?
जब एक स्त्री की आवाज राजा भोज ने सुनी तो वो बोले, तुम कौन हो और यहां कहां से आई हो? तब रानी अनुष्का कहती है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, ना मेरा कोई रिश्तेदार, ना कोई अपना सगा संबंधी। मैं तो इस वन में रहकर अपना समय काट रही हूं। राजा भोज बहुत दयालु थे और बड़े अनुभवी थे। कहने लगे, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें अपनी धर्म की बहन बनाना चाहता हूं। तुम इन झाड़ियों से बाहर निकल कर आ जाओ, मैं तुम्हें अपने महल ले चलूंगा। समझो आज से तुम्हारे दुखों का अंत हो गया है। रानी अनुष्का यह बात सुनकर कहने लगी कि हे भाई, ठीक है, तुमने जो धर्म की बहन बना लिया है, लेकिन मैं इन झाड़ियों से बाहर नहीं निकल सकती। राजा बोले, क्यों, क्या कारण है? तो रानी ने जवाब दिया, क्योंकि मैं इस समय निर्वस्त्र हूं। तो राजा भोज ने विचार किया और जिस दुपट्टे को वो गले में डाले हुए थे उसे झाड़ियों के बीच फेंक दिया और कहा, बहन, तुम इसे आधा पहन लो और आधा ओढ़ लो और बाहर आ जाओ। राजा का दुपट्टा जब रानी के पास पहुंचा तो रानी अनुष्का और दुपट्टे को अपने शरीर से लपेटकर उन झाड़ियों से बाहर आ जाती है। और जैसे ही रानी झाड़ियों से बाहर आती है तो राजा भोज उसे देखकर अचंभित रह जाते हैं। वह स्त्री एकदम अद्वितीय सुंदरी थी। उसका चेहरा चंद्रमा के समान चमक रहा था। देखने से मालूम पड़ रहा था कि वह किसी राजा की राजकुमारी या कोई अप्सरा है। राजा कहने लगे कि बहन, तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें अपने महल लेकर चलूंगा। मैंने तुम्हें अपनी बहन माना है। राजा भोज ने रानी अनुष्का को अपने रथ में बैठा लिया और विराटनगर के लिए चल दिए। राजा भोज जब रानी अनुष्का को लेकर अपनी राजधानी में पहुंचते हैं तो प्रजा के लोगों ने देखा तो उन्हें लगा कि राजा दूसरा विवाह करके लाए हैं। अब तो चारों तरफ राजा की बदनामी होने लगी। कहने लगे कि इस राजा को बुढ़ापे में दूसरा विवाह करने की क्या जरूरत थी। चारों तरफ इस बात का हल्ला मच गया कि राजा के यहां में पहले से ही कई रानियां थीं, फिर महाराज दूसरी शादी को लेकर क्यों आए हैं। राजा ने अच्छा नहीं किया है। जब यह बात राजा के कानों में पड़ी तो राजा ने विचार किया कि यह तो बहुत गलत अफवाह प्रजा में फैल गई। राजा ने तुरंत दरबार में एक सभा बुलाई और कहा कि आप लोग जैसा सोच रहे हैं वैसी कोई बात नहीं है। मैं शिकार के लिए गया था, वहां मुझे एक दुखी लाचार अबला मिली जिसका ना कोई आश्रय था ना कोई सगा संबंधी। तो हमने उसे अपनी धर्म की बहन बना लिया और उसे अपने राजमहल में ले आए। अब बताओ, क्या मैंने कोई काम गलत किया है? यह सुनकर राजा की दरबार में खूब प्रशंसा होती है और प्रजा में भी उनकी खूब तारीफ होती है। इस प्रकार रानी अनुष्का महाराज भोज की बहन बनकर उनके राजमहल में रहने लगती हैं। धीरे धीरे समय गुजरता गया। इधर रानी अनुष्का के प्रसव काल का समय निकट आ गया। तो एक दिन महारानी अनुष्का के गर्भ से एक परम सुंदर तेजस्वी बालक जन्म लेता है। बालक के जन्म होने पर राजा भोज बहुत प्रसन्न होते हैं और कहने लगे, आज मेरे भांजे का जन्म हुआ है। इस खुशी में राजा भोज ने पूरे नगर को दावत दी। बालक जब 7 दिन का हुआ तो उसका नामकरण कराने के लिए राजा ने बड़े विद्वान ज्योतिषियों को बुलाया। ज्योतिषियों ने जब पोथी खोलकर देखी तो बालक का कोई ठीक से नाम नहीं निकल रहा था। कोई कुछ नाम रख रहा था तो कोई कुछ। वे नाम राजा भोज को पसंद नहीं आ रहे थे। अलग अलग नामों को सुनकर राजा भोज बड़े क्रोधित होते हैं। राजा भोज ने अपने सेनापति को आदेश दिया कि इन समस्त ज्योतिषियों को जेल में डाल दो। ये व्यर्थ में पोथी लेकर घूमते रहते हैं, यह कुछ नहीं जानते। राजा के आदेश पर उन ज्योतिषियों को जेल में डलवा दिया गया। उसके बाद राजा ने आदेश दिया
कि जो कोई मेरे भांजे का सही नाम रखेगा मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। राजा की घोषणा सुनकर कोई भी ब्राह्मण उस बालक का नामकरण करने के लिए नहीं आता है। क्यों? कि वह जानते थे कि यदि नाम सही नहीं निकला तो राजा जेल में डलवा देंगे। एक दिन एक बूढ़ा ब्राह्मण उसी राज्य में घूमता हुआ आ रहा था। मार्ग में कुछ सिपाहियों ने ब्राह्मण को देखा, सोचने लगे कि बूढ़ा ब्राह्मण है, हो सकता है यह हमारे महाराज के भांजे का नामकरण संस्कार कर दे, तो क्यों ना इसे लेकर के महाराज के पास चलना चाहिए। उन सभी ने जाकर के उस ब्राह्मण जो वृद्ध थे से कहा कि हे ब्राह्मण देव, हमारे महाराज के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ है और उसका नामकरण संस्कार तुम्हें करना है, परंतु ध्यान रहे अब तक महाराज ने हजारों ब्राह्मणों को जेल में डलवा दिया है। कोई भी ब्राह्मण सही जन्म कुंडली, तिथि, वार, मुहूर्त और जन्म का सही निर्धारण नहीं कर सका। ब्राह्मण बोले ठीक है, चलो मैं चलता हूं। उन सैनिकों के साथ वो बूढ़ा ब्राह्मण महाराज के दरबार में आ जाता है। राजा ने उसका बहुत स्वागत किया, बैठने के लिए उचित आसन दिया और उसके बाद राजा ने कहा कि ब्राह्मण देव, मेरे घर एक पुत्र ने जन्म लिया है, तुम्हें उसका नामकरण संस्कार करना है। वो ब्राह्मण बड़ा ही विद्वान था। उसने अपनी पोथी को खोलकर देखा तो कहने लगा, महाराज मैं इस बालक का सही नामकरण कर सकता हूं, लेकिन शर्त यह है कि आपने जितने ब्राह्मणों को जेल में डलवा रखा है उन सबको मुक्त करना पड़ेगा। राजा ने कहा ठीक है, हम सबको रिहा कर देंगे, आप हमारे भांजे का ठीक ठीक नामकरण कीजिए। ब्राह्मण बोला ठीक है। ब्राह्मण ने जब अपनी पोथी खोलकर देखा और बालक के गुण और कुंडली मिलाई तो ब्राह्मण कहने लगा, महाराज यह बालक तो किसी दूसरे राज्य का पुत्र है, इसका जन्म स्थान बदल गया है, परंतु इस बालक के अंदर राजाओं के सभी गुण विद्यमान हैं, इसलिए इस बालक का नाम आज से इंद्रजीत होगा। बालक का नाम सुनकर पूरे दरबार में तालियां बजाई गईं। राजा को भी बालक का नाम खूब पसंद आया। राजा ने अपने यहाँ कैद सभी ब्राह्मणों को मुक्त कर दिया। धीरे धीरे समय कुछ और बीतता है। इधर इंद्रजीत धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। जब वह 5 साल का हो जाता है तो उसने वही राजाओं वाले खेल खेलना आरंभ कर दिया। वो अपने साथी बालकों के साथ खेलता था, दुर्ग की रचना करता था, उन्हें तोड़ता था, घोड़सवारी करना, तलवारबाजी करना और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना बचपन से ही उसके खेल बन गए थे। बालक की कुशलता को देखकर राजा बहुत प्रसन्न होते थे। वो कहते थे कि हमारा भांजा बहुत ही प्रतापी होगा। इस प्रकार इंद्रजीत जब 7 साल का हो जाता है तो अपने साथी बालकों के साथ खेलने जाता है। नगर का जो मुख्य चौराहा था उस चौराहे पर जाकर खेलने लगता है। उस चौराहे पर कुछ पनियारी पानी भरने जाया करती थी। इधर इंद्रजीत भी बड़ा नटखट स्वभाव का था। वह अक्सर खेली खेल में उन पनियारियों के मटके में तीर मारकर छेद कर देता था, जिसके कारण उनके मटके से सारा पानी घर तक पहुंचते पहुंचते निकल जाता था। राजा का भांजा था, इसलिए कोई कुछ नहीं कह पाता था। अब तो इंद्रजीत का यह प्रिय खेल बन गया। जो भी कुएं पर पानी भरने के लिए आता था वह तीर मारकर उसके मटकों में छेद कर देता था। अब तो पूरे नगर में हाहाकार मच गया, क्यों किसी के घर एक बूंद पानी ही नहीं पहुंचता था। दुखी जनता ने महाराज भोज से शिकायत की, राजन आपके भांजे ने बड़ा उत्पात मचा रखा है, उसके कारण हम में से किसी के घर एक बूंद पानी की नहीं पहुंच पाती है। आपका भांजा तीर मारकर सबके मटकों में छेद कर देता है। यह बात सुनकर के राजा भोज कहने लगा, कोई बात नहीं प्रजावासियों, मेरा इकलौता भांजा है, मैं उसे डांट फटकार तो नहीं सकता। हां, मैं तुम्हें पीतल के नए बर्तन दिलवा सकता हूं। तो जाओ। राजा ने आदेश कर दिया कि एक एक पीतल का मटका सबके घर पहुंचा दिया जाए और कहा कि इन पीतल के मटकों में पानी भरकर ले जाया जाए।
हमारा भांजा इसमें तीर मारेगा तो पीतल के मटकों में छेद नहीं होगा। अब तो नगरवासी राजा के यहां से एक एक पीतल का मटका ले आए और कुएं से पानी भरकर ले जाने लगे। इधर इंद्रजीत एक लोहार के पास जाता है और लोहार से कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे तीर बनाकर दे दो जो पीतल के बर्तनों में भी छेद कर दे। यह बात सुनकर लोहार बोला, ठीक है बेटे, मैं तुम्हें ऐसे तीर बनाकर दूंगा, इसके बदले में मैं तुमसे 100 स्वर्ण मुद्राएं लूंगा। इंद्रजीत 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर लोहार से उन तीरों को बनवा करके ले आता है और अगले दिन उसी चौराहे पर जाकर खेलने लगता है। उसका तो यही काम था, पनहारियों के मटकों को फोड़ना। इंद्रजीत ने अपना धनुष उठाया और उन पनहारियों के मटकों में मारने लगा। वह तीर बहुत ही कठोर धातु से बने हुए थे। तीर उन पीतल के बर्तनों को छेदता हुआ पार निकल जाता था। अब तो उन मटकों में एक की जगह 2 छेद हो जाते थे। इस प्रकार मटकों का सारा पानी रास्ते में ही निकल जाता था। प्रजा के लोगों ने राजा भोज से फिर इस बात की शिकायत की कि महाराज, पहले तो मटकों में एक छेद होता था, थोड़ा पानी घर तक पहुंच जाता था, अब तो मटके में 2 छेद हो जाते हैं, सारा पानी रास्ते में निकल जाता है। हम आपके भांजे से बहुत तंग आ चुके हैं। राजा ने कहा, देखो, हम भांजे से तो कुछ नहीं कह सकते, पर हां, हम उस कुएं के पास में एक ठठेरा बिठा देते हैं, वो तुम्हारे फूटे हुए मटकों को ठीक करता रहे। ठठेरा 1000 बर्तनों में रोजाना झाल लगाता था। इंद्रजीत उन्हें रोज फोड़ देता था। एक दिन की बात है, इंद्रजीत उस चौराहे पर नहीं जाता है। उस दिन वो अपने मित्रों को साथ लेकर जंगल में खेलने के लिए जाता है। जंगल में पहुंचकर उसने एक रेतीले स्थान पर बालकों के साथ दुर्ग की रचना की। उसके बाद 2 प्रहरी बैठा दिए और दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए अपने कुछ साथी बालकों से कहा और स्वयं उसका रक्षक बनकर खड़ा हो गया। इंद्रजीत इसी तरह से खेल रहा था कि उसी समय एक सरदार वहां से गुजरता है। सरदार के पास लाखों की संख्या में ऊंट और गाय थी। सरदार का काम था राजाओं के माल को एक जगह से दूसरे राज्य पहुंचाना। सरदार अपने लाव लश्कर के साथ चला आ रहा था। लाखों ऊंट उसके साथ थे। सरदार ने जब रास्ते में बालकों को खेलते हुए देखा तो कहने लगा कि बालकों, यहां से दूर हट जाओ। इंद्रजीत निडर और निर्भय था। वह कहने लगा, तुम कौन हो? तुम कोई आक्रमण करने वाले हो जो मेरे दुर्ग पर आक्रमण करने आए हो? मैं अपने दुर्ग की रक्षा कर रहा हूं। तुम अपने ऊंट लेकर दूसरे मार्ग से निकल जाओ। इंद्रजीत की यह बात सुनकर सरदार बहुत क्रोधित हो जाता है। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कर दें। सरदारी भी कुछ अहमियत रखता था। राजाओं के पास उठता बैठता था। सरदार कहने लगा, अरे हठी बालक, मेरा रास्ता छोड़ दे। इंद्रजीत भी अपनी जिद पर अड़ा था। दोनों के बीच विवाद होता है, लेकिन इंद्रजीत पीछे नहीं हटता। तब सरदार को क्रोध आ गया। उसने गुस्से में आकर इंद्रजीत के गाल पर 2 चांटे जड़ दिए। सरदार से चांटे खाकर इंद्रजीत रोता हुआ अपने घर आ जाता है और अपने मामा राजा भोज से कहता है कि मामा जी, आज मैं जंगल में खेलने गया था। वहां एक सरदार आया जो अपने आप को विक्रम सरदार कह रहा था। उसने मेरे किले को तोड़ दिया और मुझे भी मारा। इंद्रजीत की यह बात सुनकर राजा भोज गुस्से से बोले, पुत्र, तुम चिंता मत करो। जिसने तुम्हें मारा है, मैं उसे अभी सबक सिखा कर आता हूं। इस प्रकार अपने कुछ सैनिकों को लेकर राजा भोज चल देते हैं। उधर विक्रम सरदार अपने साथियों के साथ चला आ रहा था। राजा ने जाते ही विक्रम सरदार के कई आदमियों को मार डाला। इधर विक्रम सरदार को खबर मिली
कि राजा भोज ने हम पर आक्रमण कर दिया है तो विक्रम सरदार घबरा जाता है। उसने देखा कि महाराज ने आक्रमण किया है। महाराज कोई लुटेरे थोड़े हैं, क्या वजह है जो राजा हमसे नाराज हैं? तो विक्रम सरदार अपने हाथ उठाकर राजा के सामने उपस्थित हो जाता है और कहने लगा, महाराज क्या कारण है कि आपने हमारे इतने साथियों को मार डाला? राजा बोले, हे विक्रम सरदार, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विक्रम सरदार बोला, महाराज मेरा कसूर क्या है? राजा ने कहा, मैंने अपने भांजे को बड़े लाड प्यार से पाला है और तूने उसे 2 चांटे मारी। अब तो विक्रम सरदार महाराज के चरणों में गिर जाता है। महाराज मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। मैं नहीं जानता था कि यह बालक आपका भांजा है। इस प्रकार विक्रम सरदार ने 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं राजा को देकर अपनी गलती की क्षमा मांगी। राजा भोज भी सरदार से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर प्रसन्न हो जाते हैं और उसे अपने दरबार में बुला कर लाते हैं। अपने भांजे इंद्रजीत से सरदार का परिचय कराते हैं। इस प्रकार विक्रम सरदार राजा भोज के यहां अतिथि बनकर ठहर गया। राजा उसे अपने नगर में घुमाते हैं। सरदार राजा भोज का मित्र बन जाता है। राजा के महलों में रहते हुए सरदार को कई दिन बीत जाते हैं। घूमते फिरते उसकी नजर एक दिन इंद्रजीत की माता रानी अनुष्का पर पड़ जाती है। रानी अनुष्का देखने में बहुत सुंदर थी। उसे देखकर सरदार की नीयत खराब हो जाती है और कहने लगा, यह तो बहुत सुंदर स्त्री है, यह तो हमारी पत्नी बनने की योग्य है। सरदार ने राजा के से पूछा कि यह स्त्री कौन है? तो राजा भोज ने बताया कि हमारी बहन है और जिस बालक को तुमने मारा था वो बालक हमारी इसी बहन का पुत्र है। सरदार विक्रम बोला, अब तो हमें आपकी बहन से मिलकर माफी मांगनी चाहिए। इसी बहाने से सरदार रानी अनुष्का के पास जाता है और उससे अपनी गलती की क्षमा मांगता है। रानी पर उसकी नीयत खराब तो हो ही चुकी थी। उसने क्या किया कि एक 9 लाख हार रानी अनुष्का को भेंट किया और कहा कि तुम जैसे राजा भोज की बहन हो उसी तरह से तुम मेरी भी बहन हो और यह हार मैं तुम्हें उपहार में देता हूं। हार को पाकर रानी बड़ी प्रसन्न हो जाती है। उसे भी लगता है कि जब वह मुझे बहन मान रहा है तो मुझे भी उसका सत्कार करना चाहिए। इसलिए रानी अनुष्का ने अपने महल में उसे भोजन कराया। सरदार को रहते हुए जब काफी समय बीत जाता है तो एक दिन राजा से कहता है कि हे राजन, आपकी बहन को मैं अपनी बहन मानता हूं। हे राजन, यह बहन काफी समय से आपके पास रह रही है। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इस बहन को और मेरे भांजे को कुछ समय के लिए अपने नगर दिखाना चाहता हूं। दोनों लोग मेरे यहां भी घूमकर देख लेंगे और ज्यादा दिनों की बात नहीं है। थोड़े दिन बाद मैं इन्हें यहां छोड़ जाऊंगा। राजा भोज ने कहा, देखिए, इस बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता। यदि मेरी बहन आपके साथ जाने को तैयार हो तो मैं रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तुम उसके भाई हो। सरदार ने जब अनुष्का से अपने यहां चलने को कहा तो अनुष्का भी मान जाती है। सोचने लगी कि जब विक्रम इतना कह रहा है तो मुझे उसके साथ चलना चाहिए। लेकिन वो सरदार विक्रम के मन में खोट को नहीं जानती थी। अनुष्का ने राजा भोज से कहा कि भैया, मुझे यहां रहते हुए काफी दिन हो गए। आपकी आज्ञा हो तो मैं भाई विक्रम के यहां कुछ दिन के लिए चली जाऊं। राजा ने भी उसे जाने की अनुमति दे दी। जब संबंध गहरा जुड़ जाता है तो आना जाना तो चलता ही रहता है। राजा भोज ने सरदार पर विश्वास करके अपनी बहन अनुष्का को उसके साथ भेज दिया। फौरन एक पालकी तैयार करवाई और पालकी में बैठकर रानी अनुष्का विक्रम के साथ चल देती है। विक्रम सोचने लगा कि अभी तो मैं इसे बहन बनाकर ले जा रहा हूं, घर जाकर मैं इसे अपनी पत्नी बना लूंगा।
इस प्रकार वो सरदार अनुष्का को अपने साथ ले जाता है। अब विक्रम ने अपने साथियों से कहा कि शाम तक हमें राजा भोज के राज्य की सीमा से बाहर चलना है, इसलिए तेजी से चलिए। सरदार के सभी साथी अपना माल लेकर तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब पूरे दिन का सफर तय करके राजा भोज के राज्य से बाहर निकल जाते हैं। दूसरे राज्य में जाकर जब शाम हो जाती है तो सरदार उसी स्थान पर अपना डेरा लगा देता है। एक तंबू रानी अनुष्का के लिए लगवा दिया, दूसरा तंबू इंद्रजीत के लिए, और धीरे धीरे जब मध्यरात्रि का समय होता है तो रानी अनुष्का की सुंदर तस्वीर विक्रम सरदार के दिमाग में चलती रहती है। सरदार अर्धरात्रि के समय उठ करके रानी अनुष्का के डेरे के अंदर चला जाता है। रानी के सुंदर यौवन को देखकर सरदार की नीयत खराब हो जाती है। विक्रम सरदार ने जब रानी अनुष्का के तंबू में प्रवेश किया तो पैरों की आहट से अनुष्का जाग जाती है। उसकी दृष्टि जब सरदार विक्रम पर गई तो उसने देखा कि काम की दृष्टि से सरदार उसकी तरफ देख रहा है। रानी एकदम घबरा जाती है और पूछने लगी, भैया तुम यहां कैसे? रानी की आवाज सुनकर विक्रम अपनी शैतानी मुस्कान के साथ हंसने लगा और कहने लगा कि रानी तुम मुझे भाई कहना बंद करो, क्योंकि आज से तुम मेरी प्रिय पत्नी बनोगी। यह बात सुनकर रानी घबरा जाती है। आज उसे सरदार की नीयत का पता चल चुका था। सरदार कहने लगा कि रानी जब से मैंने तुझे देखा है तब से तेरे रूप का दीवाना हो गया हूं, इसलिए मैं बहाने से तुझे बुलाकर लाया हूं। अब आज से तू मेरे महलों की रानी बनकर मेरे महलों की शोभा बढ़ाएगी। सरदार की यह बात सुनते ही रानी क्रोध से भर जाती है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। रानी ने फौरन अपना खर्जन निकाला और कहने लगी, अगर तूने मुझे बदनीयत से छूने की कोशिश की तो मैं तुझे जान से मार दूंगी और स्वयं भी मर जाऊंगी। मेरे भाई ने तुझ पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती की है। किसी ने सच ही कहा है कि नीम की जड़ में चाहे जितना दूध डाल दो पर उसमें मिठास नहीं आ सकती। रानी अनुष्का का क्रोध मुखी चेहरा देखकर सरदार डर जाता है और कहने लगा, कोई बात नहीं, आज तू मेरे प्रस्ताव को नहीं मानेगी तो मैं तुझे जेल में डाल दूंगा। जीवन भर तू मेरे यहां कैद रहकर चक्की पीसेगी। रानी बोली, मुझे तेरी हर सजा मंजूर है पर तेरी पत्नी बनना मंजूर नहीं है। इस प्रकार दोनों में कुछ देर तक बातचीत होती है। सरदार रानी को बहुत मनाने की कोशिश करता है परंतु रानी नहीं मानती है। इधर जब सवेरा होता है तो सरदार क्रोधित अवस्था में अपने तंबू की तरफ आ जाता है और वहां आकर के सरदार ने अपने प्रधान नौकर को आदेश दिया कि यहां से समस्त लश्कर के साथ आगे बढ़ा जाए। एक दिन पूरा सफर करने के बाद सरदार अपने गांव में पहुंच जाता है। सरदार का महल भी राजाओं से कम नहीं था। सरदार ने रानी को जहां कैदी रहते थे उन्हीं कैदियों के साथ जेल में डाल दिया और उससे बहुत काम करवाने लगा। इधर उसके पुत्र इंद्रजीत ने भी बहुत काम करवाता था। उससे अपनी गाय चरवाता था। इंद्रजीत 13 वर्ष का हो गया था। उसे सरदार पर बहुत क्रोध आता है। सोचने लगा कि मैं इसे मार डालूं। इधर सरदार भी मन में विचार कर रहा था कि क्यों ना मैं इस रानी के बेटे इंद्रजीत को ही रास्ते से हटा दूं। यह बड़ा संकट बड़ा होकर के मेरे लिए बहुत बड़ा संकट बनेगा। ऐसा सोचकर सरदार ने इंद्रजीत को अपने पास बुलाया और कहा कि पुत्र, आज हमारे साथ तुम्हें भोजन करना होगा। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन कराऊंगा। इंद्रजीत ने मन में सोचा कि आज तो सरदार मुझ पर बहुत प्रसन्न है, लेकिन वह उसके मन की चालाकी को नहीं जानता था। सरदार ने भोजन में जहर मिला दिया और इंद्रजीत को खिला दिया। जहर युक्त भोजन करने के बाद इंद्रजीत बेहोश हो जाता है
सरदार ने उसके हाथ पैर और मुंह पर कपड़ा लपेटा और एक घोड़े पर रखकर उसे जंगल में ले जाता है। जंगल में एक खंडरनुमा कुआं था। कुएं में पानी भरा हुआ था। सरदार ने इंद्रजीत को बेहोशी की हालत में उसी कुएं में डाल दिया। जहरयुक्त भोजन खाने से इंद्रजीत की मृत्यु हो चुकी थी। उसका मरा हुआ शरीर पानी के अंदर गहराई में चला जाता है। सरदार रानी पर बहुत अत्याचार करता था। बेचारी पूरे दिन आटा पीसती रहती थी। बेचारी की बहुत ही दयनीय अवस्था हो चुकी थी। उधर इंद्रजीत की लाश जब पानी के अंदर जाती है तो उस कुएं में एक बड़ा ही सुंदर महल बना हुआ था। उस महल के अंदर एक इच्छाधारी नाग अपनी बेटी के साथ रहता था। उसकी बेटी का नाम राजेश्वरी था। एक दिन राजेश्वरी घूमने के लिए निकलती है और नाग भी कहीं घूमने के लिए चला जाता है तो उसने कुएं में देखा कि एक सुंदर युवा जिसकी आयु लगभग 13 वर्ष की होगी मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। वो लाश को देखकर एकदम विचलित हो जाती है। सोचने लगी कि किसने मारकर इसको यहां डाला है। इंद्रजीत के मृत शरीर को राजेश्वरी बाहर निकाल लेती है। उसे उठाकर अपने महल में ले जाती है। महल में उसे ले जाकर एक कोने में रख लेती है। तब तक उसका पिता नाग आ जाता है। नाग ने अपनी बेटी से पूछा, पुत्री तुम यह किसे लेकर आई हो? तब वह कहती है कि पिताजी मैं नहीं जानती ये कौन है। यह इस कुएं में मरा हुआ पड़ा था। मैं इसे जल से बाहर लेकर आई हूं। जब नाग ने इंद्रजीत के चेहरे से कपड़ा हटाया तो वो उसे देखकर देखता ही रह गया। इंद्रजीत बहुत सुंदर था। सोचने लगा कि इतने सुंदर नौजवान को भला किस दुष्ट ने मारा है। नाग ने अपनी नागमणि लेकर इंद्रजीत के मृत शरीर से लगाई तो एकदम से जीवित हो जाता है। इंद्रजीत के जीवित होने पर नाग और उसकी पुत्री ने पूछा कि तुम कौन हो और इस कुएं में कैसे आए? किसने तुम्हें कुएं में मारकर डाल दिया था? उस समय इंद्रजीत की स्मृति खत्म हो चुकी थी। उसे कुछ याद नहीं था। कहने लगा, मुझे कुछ याद नहीं है कि मैं कौन हूं और यहां कैसे आया। नाग ने मन में विचार किया कि मेरी पुत्री भी विवाह के योग्य है और इससे सुंदर युवक भला मुझे कहां मिल सकता है। क्यों ना मैं अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ संपन्न कर दूं। यही सोचकर नाग ने कहा, बेटे तुम मेरे यहां आराम से रह सकते हो। यहां तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। यह मेरी पुत्री है और मैं इसका विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। इंद्रजीत भी नाग कन्या के साथ विवाह करने के लिए राजी हो जाता है। तो नाग ने अपनी बेटी का विवाह इंद्रजीत के साथ संपन्न करा दिया। अब दोनों बड़े आराम से उस महल में निवास करते हैं। इधर 6 महीने का समय बीत जाता है। उधर महाराज भोज मन में विचार करते हैं कि सरदार 1 महीने का वादा करके मेरी बहन को ले गया था, परंतु आज तक 6 महीने का समय हो गया है और वो वापस नहीं लौटा। मुझे इसकी कुछ जानकारी लेनी चाहिए। मुझे चलकर देखना चाहिए। तो महाराज भोज अपने घोड़े पर सवार हुए और सरदार के यहां चल देते हैं। इधर इंद्रजीत को नाग कन्या के साथ रहते हुए काफी समय बीत गया था। एक दिन उसे अचानक अपनी माता की याद आ जाती है। मां की याद करके वह रोने लगता है। यह देखकर नाग पूछने लगता है कि बेटे तुम्हारे रोने का क्या कारण है? तुम क्यों रो रहे हो? मुझे ठीक ठीक बताओ। तब इंद्रजीत नाग को अपनी सारी कहानी सुनाता है कि मेरी माता को सरदार ने जेल में कैद कर रखा है और उसने मुझे भी मारकर इस कुएं में डाल दिया था। नाग ने सुना तो कहने लगा, पुत्र तुम चिंता मत करो। चलो मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ और मैं तुम्हें तुम्हारी मां से मिलाने ले चलता हूं। इंद्रजीत नाग के कंधे पर बैठ जाता है। वह नाग को इच्छाधारी था। वह अपने शरीर को बढ़ाकर विशाल कर लेता है और इंद्रजीत को लेकर आकाश मार्ग से उड़ता हुआ जा रहा था। उधर उसके मामा राजा भोज भी रास्ते में मिल जाते हैं। जिस रास्ते से राजा भोज जा रहे थे उसी रास्ते से नाग भी जा रहा था। राजा भोज ने देखा कि उनका भांजा किसी विशाल
मनुष्य की पीठ पर बैठा हुआ है। राजा भोज एकदम से चौंक जाते हैं, सोचने लगे यह तो कोई राक्षस है जो मेरे भांजे को लिए जा रहा है, मुझे इसका वध करना चाहिए। ऐसा सोच करके वो अपना धनुष निकालते हैं और धनुष पर बाण चढ़ाकर उस नाग के ऊपर छोड़ देते हैं। बाण जब उस नाग को लगा तो नाग बिलबिला कर एकदम नीचे गिर पड़ता है। नाग ने इंद्रजीत से कहा, तुम मेरे कंधे से नीचे उतरो, मैं इस घोड़े वाले मनुष्य का अंत कर देता हूं। इसने मुझ पर धोखे से वार किया है। इंद्र जी ने देखा कि सामने धनुष पर बाण चढ़ाकर उसके मामा ही खड़े थे। वह अपने मामा को पहचान लेता है, एकदम से कहने लगा, मामा जी ठहर जाओ, तीर मत छोड़ना। मैं आज जीवित हूं तो इन्हीं नागराज की वजह से। इन्होंने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मुझे उस विक्रम सरदार ने मार करके कुएं में डाल दिया था। मेरी मां को उसने अपने यहां पर कैद कर रखा है। इंद्रजीत के मुंह से यह बात सुनकर राजा भोज का क्रोध भड़क उठता है। राजा भोज तुरंत नागराज से कहने लगे कि मुझे क्षमा करना भाई, मैं तो यह समझ रहा था कि कोई राक्षस मेरे भांजे का अपहरण करके लिए जा रहा है, इसलिए तुम पर बाण चला दिया। मैं तुमसे क्षमा चाहता हूं। यह सुनकर के नागराज बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो तुम्हारे भांजे और अपने मेहमान को लेकर उस सरदार को सबक सिखाने जा रहा था। मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार तीनों आपस में विचार विमर्श करने लगे। विमर्श करने के बाद सरदार से बदला लेने के लिए चल देते हैं। उधर रानी अनुष्का के पति राजा सोम ने सोचा कि मैंने अपना रानी को देश निकाला दे दिया है, उसके बाद मेरी अन्य किसी रानी से कोई संतान पैदा नहीं हुई, मेरा तो वंश ही खत्म हो जाएगा। उसी दिन राजा सोम उसी सरदार विक्रम के पास आते हैं, क्योंकि सरदार का राजा के साथ उठना बैठना था। उसका स्वयं का भी राजाओं जैसा किला था। ठीक उसी ठाट बाट के साथ उसने भी अपनी एक छोटी सी रियासत बना रखी थी। राजा सोम जब सरदार विक्रम के यहां आते हैं तो उनका खूब आदर सत्कार होता है। सरदार यह नहीं जानता था कि जिस रानी को मैंने अपने यहां कैद कर लिया है वह रानी इन्हीं राजा सोम की पत्नी है। राजा सोम भी नहीं जानते थे कि जिस रानी को मैंने मरवा दिया है वह अभी जीवित है और इसी सरदार की कैद में है। इधर राजा सोम सरदार की सभा में बैठे हुए थे। उधर राजा भोज, इंद्रजीत और नागराज भी आ जाते हैं। उन तीनों ने जाकर सरदार विक्रम को ललकार लगाई और कहने लगे कि सरदार अब तू जीवित नहीं रहेगा, आज हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सरदार ने जब इंद्रजीत को जीवित देखा और उसके साथ में राजा भोज को देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। सरदार एकदम से हड़बड़ा गया और अपने सिंहासन पर चुपचाप बैठा रहा। इतने में राजा सोम राजा भोज से कहने लगे कि महाराज, सरदार हमारा मित्र है और आप इसे क्यों मारना चाहते हैं। तब राजा भोज ने राजा सोम को सारी कहानी सुनाई कि महाराज, इस दुष्ट सरदार ने मेरी धर्म की बहन को बहुत यातनाएं दी हैं। ये मेरे धर्म का भांजा है। एक बार की बात है महाराज, मैं वन में गया था, वहां मुझे एक दुखी लाचार अबला स्त्री मिली जिसका कोई सगा संबंधी नहीं था। उस स्त्री को धर्म की बहन बनाकर मैं अपने घर ले गया। इस दुष्ट सरदार से मेरी मित्रता थी, इसलिए यह भी उसे अपनी बहन बनाकर कुछ दिनों के लिए अपने साथ बुला लाया। लेकिन इसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था जिसे मैं न पढ़ सका। आज इसलिए मेरी बहन को इसने कैद में डाल दिया है और मेरे भांजे को जहर देकर इसने कुएं में डाल दिया था। मैं अपनी बहन और भांजे को इसके यहां से मुक्त करने के लिए आया हूं। मैं इसे मारकर उन्हें यहां से मुक्त करा के ले जाऊंगा। पूरी बात सुनने के बाद राजा सोम ने सरदार को उस स्त्री को आजाद करने के लिए कहा। सरदार के 4 आदमी रानी अनुष्का को बुलाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि बहन,
अब तुम विक्रम सरदार के यहां से मुक्त हो गई हो, बाहर तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। रानी अनुष्का सोचने लगी कि इस दुष्ट सरदार ने मेरे पुत्र को भी मार डाला। अब पता नहीं ये मेरे साथ क्या करेगा। चारों सेवकों के साथ रानी अनुष्का जब दरबार में आई तो वहां पहले से ही उसके पति सोम बैठे हुए थे। वहीं पर उसके पुत्र और उसके भाई राजा भोज भी बैठे हुए थे। जेल की चक्की पीस पीस कर उसकी हालत बहुत कमजोर हो गई थी। अपनी बहन की हालत देखकर राजा भोज क्रोध से भर जाते हैं। कहने लगे, दुष्ट सरदार, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरी बहन को न जाने कितनी यातनाएं दी हैं। इधर रानी अनुष्का जब अपने पति को देखती है तब वो उन्हें पहचान जाती है और राजा सोम भी अपनी पत्नी को पहचानने लगते हैं। सोचने लगे कि ऐसे ही रूप रंग वाली तो मेरी स्त्री थी जिसे मैंने जंगल में छुड़वा दिया था। राजा सोम पूछने लगे, हे देवी, हूबहू मेरी रानी की तरह दिखने वाली तुम कौन हो? तब रानी अनुष्का कहती है, महाराज, आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए, यह मुझे उम्मीद नहीं थी। याद करो, हम में और तुम में पक्षियों के जोड़े के ऊपर विवाद हुआ था। तुमने जिस पक्षियों को नर बताया था वह दरअसल में नर और मादा ही थे। मैंने पक्षियों के विशेषज्ञ को 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर उसे झूठ बुलवाया था ताकि तुम्हारे लिए वनवास ना हो, और तुमने मुझे वनवास दे दिया था। परंतु जल्लादों ने मुझे मारा नहीं, मुझे जीवित छोड़ दिया, और यह मेरे धर्म के भाई राजा भोज मुझे सम्मान सहित अपने घर ले आए। वहां मेरी कोख से एक पुत्र ने जन्म लिया। जब मैं वन को आई थी तो मेरे उदर में 3 माह का गर्भ था। राजा सोम अपनी रानी को सरदार के यहाँ इस हालत में देखते हैं तो उनका भी खून खौल उठता है और वे उसी समय अपनी तेज धार वाली तलवार निकालते हैं और सरदार का सर धड़ से अलग कर देते हैं। इस तरह सरदार को उसकी करनी का फल मिल चुका था। तब राजा सोम राजा भोज के पैरों में गिर पड़े और बोले, महाराज, मैं आपका बहुत आभारी हूं। आपने मेरे डूबते हुए परिवार को बचा लिया। उसी समय महाराज सोम राजा भोज से आज्ञा लेकर अपने नगर को खुशी खुशी लौट जाते हैं। कहते हैं कि चाहे कोई कितना भी अपना होने का दिखावा करे, इन 4 लोगों पर कभी भरोसा मत करना, वरना तुम्हें धोखा ही मिलेगा। नीच आदमी कभी अपनी नीचता को नहीं छोड़ता। इनसे चाहे जितना प्रेम कर लो, यह कभी रिश्ते को नहीं मानते हैं। यह लोग रिश्ते को ही अपनी हवस का शिकार बना लेते हैं। इनसे बचकर रहना चाहिए। नंबर 1, कामी चंचल मनुष्य। नंबर 2, धन का लालची मनुष्य। नंबर 3, चापलूसी करने वाला मनुष्य। नंबर 4, जो आपका पहले ही का शत्रु हो, जिसने कभी आपसे चोट खाई हो, वो कितना भी अपनापन जता ले, वह समय आने पर आपको धोखा ही देगा। इसलिए इन 4 पर कभी भूल कर भी विश्वास ना करें। इन 4 को कोई इतनी बड़ी जिम्मेदारी ना सौंपें कि जिससे आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। इस कहानी से एक बात और सीखने को मिलती है कि जो पुरुष अपनी स्त्री को त्याग देता है तो संसार में उस स्त्री को फिर कोई अच्छी नजर से नहीं देखता। सब उसे बुरी नजर से ही देखते हैं। सब लोग उसे भोगना चाहते हैं। सब हवस के भूखे भेड़िए बन जाते हैं। इसलिए भूल कर भी कभी अपनी स्त्री का त्याग न करें। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना।